मैं तो कहता हूँ ये 5 साल सरकार चलेगी और लोगों को तकलीफें होंगी, क्योंकि इनके पास न कोई निर्णय करने की क्षमता है, न इनका विजन है, न इनके पास में कोई योजनाएं हैं। केवल और केवल भ्रमित करना, भ्रमण करना, थोते भाषण देना, झूठ बोलना, ये इनकी एक तरीके से पूरी पॉलिसी बन गई है जो जनता के लिए दुखदायी है। कर्नाटक में जिस तरह सरकार, मैं तो इतना ही कहूंगा, कांग्रेस का जन आधार वास्तव में खत्म होता जा रहा है। कांग्रेस कहीं विपक्ष की भूमिका में नजर ही नहीं आ रही। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी आए दिन लोगों के बीच में जा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग उनको सुनने के लिए आ रहे हैं। नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। कांग्रेस के जो रंधावा हैं वो राजस्थान के दौरे पर आए हुए हैं। राजस्थान में जो उन्होंने शुरुआत की है वो आदिवासी अंचल से शुरू की है। वहां पर उन्होंने कई तरह के बयान दिए, लेकिन आदिवासी अंचल को चुनना ये भी अपने आप में एक सियासी गणित को सामने रखता है। कांग्रेस आदिवासी अंचल की तरफ क्यों जा रही है? क्या जैसा बीजेपी ने कहा, बीजेपी का कहना है कि वो अपना जनाधार मजबूत करे, क्योंकि वो अपना जनाधार सिर्फ आदिवासी अंचल नहीं, राजस्थान में नहीं, पूरे देश में खो चुकी है। तो क्या वास्तव में आदिवासी अंचलों में जनाधार खोने का डर कांग्रेस को बना हुआ है, या फिर बीजेपी सिर्फ एक सियासती फर्ज निभा रही है ये बयान देकर? लेकिन इस बीच ये बात जरूर है कि वहां पर जो भी अभी सियासी समीकरण है और पिछले कुछ दिनों में वहां पर जो घटनाक्रम हुए हैं, चाहे वहां पर एसीबी के छापे पड़े हैं या फिर राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने अपनी सियासी जमीन बदल ली है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आदिवासी अंचल में अब कांग्रेस क्यों रुख कर रही है और उसके बाद अगले 2 दिन में वो किस तरह से मंथन करके अपने जनाधार को और मजबूत करने की कोशिश करेगी। इस सभी को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से पौरुष भारद्वाज जुड़े हुए हैं, बीजेपी से हमारे साथ डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी चर्चा का हिस्सा है, और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। श्याम जी, देखिए 26 जिले, अगर हम उस इलाके 6 जिले, अब हम उस इलाके की बात करें तो 28 विधानसभा सीटें उस इलाके में आती हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि आदिवासी अंचल में इस कार्यक्रम की शुरुआत करना और वहां पर जो बयानबाजी रही है, चाहे हम जूली की बात करें और चाहे हम डोटासरा की बात करें, मंच से ये तक कहा गया है कि यहाँ कुछ लोग जो बैठे हैं उन्हीं की वजह से हमारा जनाधार कम हुआ है। क्या ये अंदरूनी मंथन इसे कहा जाए, या फिर इसे अपने जनाधार को मजबूती देने के लिए एक सिर्फ वहां पर ये बात की ताकि लोग ये समझें कि हमें अब थोड़ा सा जुटकर काम करना होगा? आप इस बयानबाजी को और आदिवासी अंचल में कांग्रेस के इस कार्यक्रम को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए प्रभात जी, ये बात सही है कि कांग्रेस की जमीन वहां खिसक चुकी है। जो इनके सीडब्ल्यूसी के सदस्य बनाए गए थे, महेंद्रजीत मालवीय, वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चले गए। अब राजकुमार रोत की पार्टी, बाप पार्टी ने इनकी स्थिति बेहद खराब कर दी है। तो इस स्थिति में भाजपा भी वहां ठीक ठाक स्थिति में नहीं है, क्योंकि वहां पर बाप पार्टी ने जो कुछ करके दिखाया, दोनों ही पार्टी को दिखा दिया कि आप दोनों में दम नहीं है, अब हम दम में रखते हैं। अब कांग्रेस बार बार यही कहती रही थी कि हम तो आदिवासी पार्टी के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं। वो कहते नहीं नहीं, हमको जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, हम तो साथ रहना चाहते हैं। तो जिस तरह की स्थितियां, आज गोविंद सिंह डोटासरा तो शेखावटी के रहने वाले हैं और प्रतिपक्ष के नेता पूरी राजस्थान अलवर के रहने वाले हैं, उनको इस क्षेत्र के बारे में वो नॉलेज होनी चाहिए, वो है नहीं। गिरिजा जी आज दिवंगत हो चुकी है, गिरिजा जी है नहीं।
महेंद्रजीत माल रघुवीर मीणा मुझे दिखाई नहीं दिए, देखो जो रघुवीर मीणा सीडब्ल्यू के सदस्य होकर के कहते थे गोविंद सिंह डोटासरा जी मेरी अहमियत को समझो, मैं बड़ा पद का रहने वाला हूँ, आप मुझे उसके उस आधार पे रखते ही नहीं हो। तो जिस प्रकार से ये बात सही है कि जिस प्रकार से गुलाब चंद कटारिया का राज्यपाल बन के चले जाने के बाद भाजपा भी अभी तक उस स्थिति में आ ही नहीं पाई है, केवल जो आप पे एक अधिकारी था उसको आप पार्लियामेंट का सदस्य बना करके आप अपने आप को ये कहते हो कि भाजपा तो ठीक ठाक स्थिति में है। लेकिन ये बात सही है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और ये सारा का सारा जो इलाका है, 5-6 जिले जो इसमें आते हैं, उदयपुर भी आ जाता है उसमें, वहां कांग्रेस धरातल तलाशने गई है, अच्छी बात है। लेकिन वहां पर अशोक गहलोत अपना जन्मदिन मनाया करते थे आदिवासियों के बीच जाकर के। आजकल अशोक गहलोत भी आदिवासियों को भूल गए क्योंकि अब मुख्यमंत्री नहीं है। अब गोविंद सिंह डोटासरा ने हिम्मत जुटा करके संविधान बचाओ रैली आयोजित की है, और देखिए सुबह तो वो डूंगरपुर और अभी उदयपुर में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। रंधावा जी भी साथ गए हैं। अब रंधावा जी की स्थिति पहली जैसी तो है नहीं, कि पहले तो वो बहुत ज्यादा आया जाया करते थे। क्यों आया जाया करते थे, पड़ोस जी को ज्यादा पता होगा। वो मुख्यमंत्री जी के घर के किसी भी कार्यक्रम में जाकर के शामिल होकर के बैठ जाया करते थे। उन्हें अपनी हैसियत दिखाने का वो, अब अशोक गहलोत तो कहते थे कि वो उनके सामने उनकी हैसियत क्या थी, तो आपने भी देखा। और सचिन पायलट के सामने भी हैसियत नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में जिनके पास हैसियत दिखानी चाहिए उन दोनों को दिखा रहे हैं। और देखिएगा जाति विशेष का मामला ज्यादा चल रहा है आजकल, क्योंकि रंधावा जिस जाति से आते हैं उस जाति से ही प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब वो एससी को साथ लेके चलना चाहते हैं, अलग बात है। लेकिन हालात कांग्रेस के ठीक नहीं कहे जा सकते मेवाड़ में। जिस प्रकार से जमाने में मेवाड़ सत्ता देती थी कांग्रेस को, वो सत्ता के लिए तरसने की स्थिति आ गई, क्योंकि वहां पर जो लोग 28 सीटों में से कम सीटें हैं, कांग्रेस के पास स्थिति अच्छी नहीं है। अब इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कुछ करेंगे क्या नहीं करेंगे। हाँ, पंचायतों के चुनाव में बाप पार्टी किस तरह की स्थिति करेगी। अब भाजपा की स्थिति भी कमजोर है तो कांग्रेस की स्थिति भी कमजोर है। दोनों स्थितियों के लिए जिम्मेदार दोनों ही पार्टी के लोग हैं। क्योंकि देखिएगा जिस प्रकार से अब महेंद्रजीत मालवीय को क्यों नाराज किया, और राहुल गांधी के आगे आगे चलने वाले महेंद्रजीत मालवीय चले गए थे, वहां जीत नहीं पाए। जिस प्रकार से वो पार्लियामेंट के लिए उन्होंने छोड़ दिया अपना विधायक का पद। विधायक का पद भी चला गया, वो भी सीट सही चली गई, चाहे भले अभी विवादित स्थिति में है, वो अलग बात है। लेकिन जिस प्रकार का स्थिति बनी हुई है, वो आज कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि मेवाड़ में किस तरह से अपना आधिपत्य जमाएंगे। क्योंकि आदिवासी इलाके में बहुत कुछ करने की जरूरत थी उस वक्त, अशोक गहलोत वो कुछ कर नहीं पाए, केवल जन्मदिन मना करके आ गए थे। आज कांग्रेस की स्थिति तो है कमजोर, और उसको सुधारने के लिए अगर कोई प्रयास किए जाते हैं तो अच्छी बात मानी जाएगी। इसमें तो गलत बात है नहीं कि आप पार्टी के लोगों के साथ जाकर के बैठ करके कार्यकर्ता और नेताओं की बात सुनते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो सक्रियता तो आएगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन सक्रियता अब इतना लेट क्यों ला रहे हो? पहले तो आप वहां जाने से क्यों कतरा रहे थे? क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता, जिस तरह की स्थितियां बन रही है। लेकिन हाँ, जिस तरह का कमजोर आधिपत्य कांग्रेस के पास आज मौजूदा स्थिति में, बाप पार्टी ने बड़ी अलग तरह की स्थितियां दोनों ही पार्टी को दे दी है। अब आने वाले समय में देखिए, पहले भी देखिए डूंगरपुर का जिला प्रमुख बनाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस मिल गए थे, जिला प्रमुख नहीं बनने दिया था पहले भी। अब फिर वही मौका आया है कि क्या राजकुमार रोध जिस प्रकार से एक विधायक उनका विवादित हो गया है, बाकी उनके पास विधायक 4 हैं, स्थिति किस प्रकार की होगी कितनी नहीं होगी मुझे नहीं पता। लेकिन कांग्रेस धरातल तलाशने गई है, ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अच्छी शुभ संकेत माने चाहिए। अब कितना कामयाबी कितनी हो रही। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए उम्मीदें कुछ लेकर गई तो है वहां पर, लेकिन पौरुष जी देखिए उम्मीदों के बीच में जो वहां पर ये भी बात सही है कि आत्ममंथन किया जाना चाहिए। लेकिन इस आत्ममंथन के सिलसिले में जो बात वहां से कही गई, आपको नहीं लगता कि बीजेपी को एक पका पकाया मुद्दा दे दिया गया है? क्योंकि ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारे थोड़ा सा गुटबाजी है और इसी की वजह से हम इस जगह पर मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं। देखिए चीजें बाहर निकल कर जरूर आती है, चाहे कांग्रेस का कार्यक्रम रखा हो, लेकिन जब चीजें बाहर निकल कर आती हैं तो पका पकाया मुद्दा
विपक्ष को मिल जाता है। लेकिन ये सवाल भी खड़े करता है कि कम से कम कांग्रेस को ये पता तो लगने लगा है कि कोई ना कोई गुटबाजी रही है और उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। देखिए प्रभात जी, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारे शरीर में हो या फिर हमारी किसी संस्था में कोई बीमारी लग जाए तो उसको निश्चित तौर पे स्वीकार करके उसका इलाज किया जाना, उस समस्या को का इलाज जिन व्यक्तियों से हो सकता है उनको समस्या के बारे में बताया जाना, मुझे लगता है कि ये तो बल्कि बुद्धिमानी की निशानी है, अच्छी बात है। ये हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक जो है सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं, कहते हैं कि हमारा काम नहीं होता, हमें चीफ सेक्रेटरी के बाहर लाइनों में लगना पड़ता है, सरकार के मंत्री सरकार के खिलाफ विचार रखते हैं। हमारे यहाँ सरकार के मंत्री सरकार पे जो है बजरी खनन का रोज का 8 करोड़ रुपए की बजरी खनन का आरोप लगाते हैं। हमारे यहाँ इस तरह का नहीं होता। हमारे यहाँ पे अगर कोई कमजोरी होती है तो निश्चित तौर पे हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, हम लोग अपनी कमियां स्वीकार भी करते हैं और हम उस पर आत्ममंथन भी करते हैं और उन कमियों को सुधार के आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है हम लोग उसकी रूपरेखा भी भविष्य के लिए बनाते हैं। जैसा कि श्याम सुंदर भाई साहब ने कहा कि भाई निश्चित तौर पर मैं भी इस बात को स्वीकार करूंगा कि कांग्रेस पार्टी का जो बागड़ क्षेत्र, उसको बागड़ क्षेत्र कहा जाता है पूरा, जिसमें 6 जिले और 28 विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे निश्चित तौर पर हमारा कभी होल्ड बहुत अच्छा हुआ करता था। और देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो आदिवासियों से और है ना दलितों से दूर दूर तक कोई इनका मतलब नहीं रहा। आपको पता होगा कि इनको पहले तो इनको व्यापारियों की पार्टी कहा जाता था, शहरी पार्टी कहा जाता था, धीरे धीरे लोग आगे बढ़े हुए एक अलग बात है, परंतु इनकी स्थिति आदिवासियों को लेकर के क्या है आपको पता होगा। इनके मंत्री मदन लावड़ जी ने तो आदिवासियों का डीएनए चेक कराने तक की बात कर दी थी इन्होंने। जब और उसके अलावा बीजेपी पार्टी के जो विधायक हुए, मुझे नहीं पता कि वो उनका ट्रैप का मामला सही था गलत था, वो तो न्यायालय तय करेगा कि वो मामला सही था गलत था, परंतु उसमें जिस प्रकार से शिकायतकर्ता जो थे वो खुद जो उनके पिता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जो है करौली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके थे, वो खुद भी जो है बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ चुके थे। और ऐसी स्थिति में कि जिसका पिता भारतीय जनता सत्ताधारी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति हो, आपको पता होगा कोई सिस्टम पार्टी का अंदरूनी ढांचा, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, कि यदि कोई व्यक्ति चुनाव हार जाता है और उसकी पार्टी की सरकार बनती है तो भी उसकी सरकार में उसकी अच्छी खासी चलती है, ऐसा नहीं है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े व्यक्ति का कोई बेटा यदि किसी पार्टी के विधायक के खिलाफ शिकायत कर रहा है और एसीबी ट्रैप कर रही है तो निश्चित तौर पे राजनीतिक साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। वो भविष्य बताएगा, न्यायालय इस बात को तय करेगी। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वहां पे कोई जगह बची नहीं। दूसरी बात हमारी बात रही जहां तक, तो हम तो निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि जब राजकुमार रोज जी जो है उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी, उसके बाद में हमने तो हमारा उम्मीदवार तक घोषित कर दिया था। उसके बाद राजकुमार रोज जी का ट्वीट भी आया, अंदरूनी तौर पर उन्होंने बातचीत भी की, सब कांग्रेस जो है वो अपने समझौते को तोड़ रही है, कांग्रेस को हमारा सहयोग करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए सहयोग करना चाहिए। उस स्थिति में हमने जो है हमारे कैंडिडेट को जो है नाम वापसी की तारीख निकल चुकी थी, हमने उनको बैठने का आग्रह किया और वो उन्होंने जो है बात को हमारी मानी भी उन्होंने। तो मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का आदिवासियों से और दलितों से बहुत पुराना नाता रहा है। कांग्रेस पार्टी तो है, हालांकि कांग्रेस पार्टी तो देश की आत्मा में आप झांकेंगे, देश के कांग्रेस का संविधान है वो देश के संविधान के जैसा है, बिल्कुल आप देखिए देश की आत्मा जो है वो एक तरीके से कांग्रेस है। तो कांग्रेस अगर अपनी किसी किन्हीं कारणों से बीच में यदि हमने कुछ हमारे नेताओं ने त्रुटि की होगी, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी रही होगी या अन्य कोई भी कारण रहे होंगे कि जो हम लोग जिसका आत्मविश्लेषण कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है। मैं मेरी कमी को स्वीकार करूं, मेरे में कोई नुकसान हुआ, मैंने कोई चीज खोई, अगर मैं उसमें अपनी कमी को का आत्ममंथन कर रहा हूँ और अगर उसको स्वीकार करके कमी को आगे बढ़ता हूँ तो निश्चित तौर पर जैसा श्याम सुंदर जी भाई साहब ने कहा कि प्रशंसनीय कदम है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। चलिए ठीक है। अब चेतन जी, बीजेपी के लिए भी स्थिति जैसा आप पूरा विश्लेषण हालांकि श्याम जी ने भाई साहब ने कर दिया था कि स्थिति बीजेपी के लिए भी सही नहीं है, वहां पर क्यों गठबंधन की जरूरत पड़ती है। हालांकि आप बार बार ये कहते हैं कि हम अपने स्तर पर ही वहां पर अपनी सीटों को जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन एन वक्त पर लगता है कि वो अपना आधार मजबूत नहीं कर पा रहे। तो जो बात आप कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, बीजेपी के जो नेता कह रहे हैं कि जनाधार को मजबूत करना होगा, जनाधार तो बीजेपी का भी खिसकता जा रहा है, जो उसे गठबंधन की जरूरत पड़ रही है। प्रभात जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसी भी राजनीतिक पार्टी के अंदर एक सतत प्रक्रिया होती है जनता के बीच में जाने की और जनता के बीच में रहने की। कुछ पार्टियां होती है जो चुनाव के समय जाती है, अपनी बात रखती है, अपनी बात को कहती है। हमारी पार्टी के अंदर हम लगातार सतत रूप से काम करते हैं और कर रहे हैं, और इसी का परिणाम 2 तरीके के ऑर्डर चलते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर और एक इंक्रीजिंग ऑर्डर। कांग्रेस का हमारे मित्र को पता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले या इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले। भारतीय जनता पार्टी 0 से शुरू होकर बागड़ क्षेत्र में 28 विधानसभा और शहरी या 12 जिले के अंदर शहरी आदिवासी बेल्ट भी एक आता है, उन सब में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया है और सरकार ने जिस प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों को राहत प्रदान की है, देखो ऐसे कोई भी जनता किसी पार्टी के साथ जुड़ती है वो पूरा सोच समझ के जुड़ती है। तो कौन सी पार्टी उसकी मदद कर सकती है, कौन सा संगठन उनके साथ तन मन धन से खड़ा रहता है 24/7, तब जनता समर्थन देती है चुनाव के अंदर।
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे 5 साल चलता है, पूरे 5 साल काम करता है। और कांग्रेस अब बागड़ क्षेत्र में अप्रासंगिक पार्टी हो गई है। प्रभात जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक सबसे पुरानी पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को आज ना राजकुमार रोत बाप पार्टी वालों के पांव पकड़ने पड़ रहे हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं कि उनको पता है कांग्रेस का साथ लेते हम खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस का चरित्र है, जिस जिस राज्य में कांग्रेस पार्टी से किसी ने समझौता किया है वो पार्टी वहां पर खत्म हुई है, उनको नुकसान हुआ है। तो आज ना तो कांग्रेस पार्टी से कोई पार्टी समझौता नहीं करना चाहती कि उनको पता है कि हमारा नुकसान होगा। क्यों ये स्थितियां पैदा क्यों हुई है? हमारे मित्र ने बारे में, हमारी पार्टी के विधायकों के बारे में बोला कि विरोध कर रहे हैं, करेंगे बिल्कुल, कोई काम नहीं होगा तो किसी भी पार्टी का विधायक बोलता है, ये लोकतंत्र है। लेकिन हमारे मित्र भूल गए, मानेसर की घटना को भूल गए। हमारे मित्र 25 सितंबर की घटना को भूल गए, जब पैरेलल विधायक दल की मीटिंग बुलाई थी, यही खड़गे साहब थे, ये जयपुर आए हुए थे विधायक दल की बैठक लेने के लिए, बेरंग होके वापस गए। इन्हीं की पार्टी में डिप्टी सीएम को, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को गद्दार कहा गया था। भूली नहीं है राजस्थान की जनता, ना वो नेता भूले हैं, वो नेता भी नहीं भूले हैं जिनको गद्दार कहा गया था, जिनको निकम्मा कहा गया था, वो भी भूले नहीं है। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, कांग्रेस पार्टी क्या करती है हमें कोई लेना देना नहीं है। लोकतंत्र में हर पार्टी के पास अधिकार है, वो जनता के बीच में जाए, जनता के बीच में काम करे। फर्क क्या रहता है? फर्क ये रहता है, एक कार्यकर्ता किसी पार्टी का, किसी संगठन का। हमने वनवासी कल्याण परिषद के माध्यम से आज से 50 साल पहले वनवासी क्षेत्र में काम शुरू किया। हमने चुनाव लड़ने के लिए काम शुरू नहीं किया था, हमने वनवासी लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, हमने वहां स्कूलें खोली, हमने वहां चिकित्सालय खोले, हमने उनको मदद की, उनकी तन मन धन से सहायता की। तब वो आदिवासी परिवार हमारे से जुड़े और जुड़ के उन्होंने हमारे को समर्थन दिया। और जिस आदिवासी 28-29 सीटों में से भाजपा की 2 सीट नहीं आती थी प्रभात जी, वहां पर हम लोग 21 सीटें जीत के आए। क्यों जीत के आए? जनता ने समर्थन दिया हमारे को। जनता ने समर्थन इसलिए दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की और चाहे राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से संवेदनशीलता के साथ आदिवासी समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, उसी का परिणाम यह है कि आज आदिवासी समाज ने समर्थन किया है। केवल बागड़ में नहीं किया है, 12 जिले में किया है। जहां जहां आदिवासी बेल्ट है, वनवासी बेल्ट है, वहां पे मदद का काम करने कर रहे हैं, बीजेपी को समर्थन करने का काम कर रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत, कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की ताकत, हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की ताकत, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो चिंता करते हैं दिल्ली में बैठकर राजस्थान के आदिवासियों का। तब कार्यकर्ता मुट्ठी बीच के जनता के बीच में जाकर बताते हैं हमने ये काम आपके लिए किए हैं, तभी तो जनता समर्थन। कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या लेके जाता है? 5 साल के अंदर कांग्रेस ने क्या किया? आदिवासी किस मुंह से जाएंगे आदिवासी के बीच में? आदिवासी इनसे प्रश्न पूछता है, इनके पास जवाब नहीं है। तब का कांग्रेस का आज इनकी स्थिति ये हो गई। और मैं कहूँ जाना चाहिए, रंधावा जी को रोज जाना चाहिए बागड़ में, डोटासरा जी को रोज जाना चाहिए, पंचायत चुनाव को देख के नहीं, पूरे 24x7 पूरे साल सेवा करनी चाहिए आदिवासियों की। तब आदिवासी जुड़ेगा आपसे। आदिवासी दूर हो चुका है आपसे, बीजेपी पार्टी तक आपसे समझौता नहीं कर रही है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आप आजाद हो चुके हैं। हाँ, चलिए कोशिश कर रहे हैं। दीक्षांत जी, वैसे क्या लगता है आपको, ये जो बिखराव की स्वीकारोक्ति है कांग्रेस की, इसको रोकने के लिए क्या रंधावा का वहां पर पहुंचना काफी है, या फिर लग रहा है कि जैसे महेंद्रजीत सिंह मालवीय का आपने एक उदाहरण दिया, वो दूर होते गए, ऐसे ही वहां के कोई स्थानीय नेता है, वापस उनको तवज्जो देना शुरू करना पड़ेगा, या रंधावा का वहां पर जाना वो अपनी कोशिशों को कामयाब करेगा, या फिर राजस्थान का जो जयपुर में बैठने वाला नेतृत्व है उसको फोकस करना होगा, या फिर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कुछ और कोशिशें बड़े स्तर की करनी होंगी? क्या लगता है बिखराव की स्वीकारोक्ति पर किस तरह का मरहम हो सकता है? में आदिवासी नेता को विकसित करने की जरूरत है कांग्रेस को, क्योंकि इन्होंने तो वहां का कलेक्टर को चुनाव लड़ा करके कांग्रेस का चुनाव जीतने का प्रयास किया, क्योंकि इनका मूल कार्यकर्ता तो भाजपा में जा चुका था, विधायक होने के बावजूद भी इस्तीफा देके चला गया इनका। तो देखिए जिस तरह की स्थितियां हैं उससे तो दूर कहा नहीं जा सकता। अब अशोक गहलोत ने जिस प्रकार किया, अब बार बार ये कहा जाता है कि रघुवीर मीणा को अशोक गहलोत ने बनाया था, अब अशोक गहलोत ने बिखेरने का काम भी अशोक गहलोत ने किया। तो अशोक गहलोत किसको बनाते हैं किसको बिखेरते हैं वो अलग बात है। वहां आदिवासियों की स्थितियों में आपने भी देखा कि किस प्रकार से जल जीवन मिशन के तहत क्या कुछ घटना घटी थी, आपको भी, आप छिपा हुआ नहीं है सारी बातें। तो पुरुष जी को भी बात सही कि आदिवासियों के नेताओं को विकसित करने की जरूरत है। दिल्ली के नेता तो भाषण दे के आ जाएंगे,
प्रदेश अध्यक्ष आ जाएंगे, प्रतिपक्ष के नेता आ जाएंगे और इनके प्रभारी हैं, लेकिन वहां का जो कार्यकर्ता है जिसको मूल रूप से उठाने की जरूरत है। अब देखिए, आप विधायक भी नहीं जिता पाए, पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं जिता पाए, और 28 में से आप बहुत कम जगह पर हो, जो कि कहने की स्थिति बड़ी नाजुक है। तो ऐसी स्थिति में आज तो देखिएगा कि बात सही कि जिस प्रकार से आपके सामने आप बीजेपी अपने आप को कह रही थी हमने तो 21 सीटें जीत करके 30 मार खा बन गए, लेकिन आप ये भी देखिएगा कि जहां पर आप उपचुनाव में किस स्थिति से गुजरे हो, किस तरह की स्थितियां हैं। बाप पार्टी जो कि कुछ भी नहीं थी, वो 4 विधायक बना करके अपने आप को आगे रखने का प्रयास करती है। महेंद्रजीत मालवीय विधायक भी आ रहे, सांसद भी आ रहे। तो ऐसे में बीजेपी ने जिस प्रकार से जिस नेता को लिया, बीजेपी का धरातल तो खोया उन्होंने, उसकी बदौलत तो कुछ पाया नहीं, क्योंकि उन्होंने जी। कहा कि भाई हमारा कार्यकर्ता, कल तक हम उसके खिलाफ लड़ते आए थे, वो आज हमारा नेता बन करके जिंदाबाद का नारा अटल वो क्या वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। कल तक तो वो कहता था कि भाई मैं राहुल गांधी सबसे आगे रखता हूँ। तो जिस तरह की स्थितियां दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती का विषय है। जब तक जी। आदिवासी लोगों के अंदर विश्वास और वहां के लोगों को डेवलप नहीं करोगे तो स्थिति खराब हो गई। या पंचायत चुनाव में निश्चित रूप से वहां के प्रधान, वहां के सरपंच किस प्रकार से समर्थित लोगों को खड़ा करके क्या करोगे, ये तो बहुत विकट परिस्थितियां तो हैं कांग्रेस के सामने। लेकिन हाँ, कांग्रेस के नेता उस क्षेत्र में जाकर के जगाने का काम करते हैं। वो जगेंगे नहीं जगेंगे वो तो बात की बात है। वो बीजेपी तो देखेगा कि सत्ताधारी पार्टी है, मुट्ठी भर के देके आने का भी प्रयास कर सकती है कि भाई हम मुट्ठी भर के देने का प्रयास भी कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के पास अभी मुट्ठी भर के देने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल आश्वासन। और कि जिस तरह के डोटासरा ने आज जो कुछ कहा वहां पर कि 5 साल तक सरकार चलनी चाहिए, तो दिक्कतों में जनता आएगी तो हम आ जाएंगे, वो सपना तो देख रहे हैं, अच्छी बात है। और जिस प्रकार से अभी कह रहे थे मानेसर की देन ये डोटासरा जी, आप तो जिस प्रकार से चेतन जी बार बार कर रहे थे, चेतन जी वो मानेसर की देन ही है। डोटासरा जो आजकल पूर्व मुख्यमंत्री जी प्रचारित करते रहते हैं कि भाई ये कोई अध्यक्ष थोड़ी ना था, ये तो घटनाक्रम में बना दिया मैंने, वो अब अध्यक्ष होकर के अपने आप में हम तो अब मानेसर का 3 साल प्रोजेक्ट कहते हैं जादू साहब। नहीं, वो तो आप जी। नहीं कहते हो, अशोक गहलोत कहता है। अशोक गहलोत के कहने के बाद आप कहते हो, आपका थोड़ी ना प्रोजेक्ट। तो सही बात है, अशोक गहलोत का प्रोजेक्ट है, उसमें कोई जी। दो राय नहीं। या परोज जी मना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नहीं होता मानेसर तो आज गोविंद सिंह डोटासरा थोड़ी बनते प्रदेश अध्यक्ष। फिर तो जी, बिल्कुल आज सही कहा क्या आपने। परिस्थिति होती, क्या नहीं होती, ये तो पता नहीं। सचिन पायलट की क्या स्थिति होती, क्या नहीं होती, अलग बात थी। लेकिन हाँ, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बाप पार्टी एक चुनौती का विषय है। उस बाप पार्टी की अस्तित्व को कैसे समाप्त करेंगे, ये दोनों को ही ये बहुत बहुत सक्रियता दिखानी पड़ेगी। कांग्रेस ने सक्रियता दिखाना। जी, ये भी आपने सही कहा कि वहां पर कोई जमीनी हालात को समझने वाला स्थानीय कोई आदिवासी नेता है, उसको अगर साथ लेकर चलेंगे तो हालात सुधर भी सकते हैं कांग्रेस के लिए। पौरुष जी, आपने कहा कि वहां पर चीजें हैं, स्वीकारोक्ति है, हम मानते हैं, और वहां पर लोकतंत्र है पार्टी में, आपने सारी बातें कही, लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो सारी चीजें धराशायी हो जाती हैं। आज से पहले भी कई चीजें सामने आई हैं कांग्रेस में, जिन्होंने बेदरघात किया है, वो पार्टी छोड़कर गए हैं, वो वापस लिया गया, कई तरह के हालात हुए, लेकिन कोई कड़े एक्शन की बात नहीं है। आपको नहीं लगता कि जब तक एक कड़े एक्शन या फिर बिखराव को रोकने की जो बात कही जा रही है उसमें क्योंकि ये भी कहा है कि अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं, एक कड़ा एक्शन लेना बहुत जरूरी है, और उसके लिए मुखरता से काम करना पड़ेगा केंद्रीय नेतृत्व को, तब जाकर हालात वहां पर आदिवासी बेल्ट में आपको लगता है कि चीजों को सुधारा जा सकता है। देखिए, निश्चित तौर पे प्रभात जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि कड़े एक्शन की आवश्यकता होती है, परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीतिक दल भी एक तरीके से परिवार की तरह होते हैं। परिवार को कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसको परिवार से निष्कासित भी किया जाता है, परंतु वो बाद में किसी परिस्थितिवश यदि माफी मांगता है तो उसको वापस भी लिया जाता है। वही स्थिति जो सामाजिक स्थिति हमारे परिवारों की होती है, वही स्थिति राजनीतिक परिवारों की भी होती है। और बड़े भाई अभी कह रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हमारे भाजपा के प्रवक्ता है, मैं तो इनसे इस बात को कहना चाहूंगा कि भाई आप तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय तो हमारी
नेता थे, वो आप बोल रहे हैं कि साहब कांग्रेस छोड़ के चले गए। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप तो बीजेपी की सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं ना, आप लोगों तो आप की तो राजस्थान में भी सरकार बन चुकी थी, केंद्र में आपकी मोदी जी की सरकार थी, उसके बावजूद आप लोग उनको चुनाव नहीं जिता पाए, उसके बाद उन्होंने सीट खाली करी, आप उनकी पत्नी को चुनाव नहीं जिता पाए। तो इससे आपकी भी स्थिति पता पड़ती है कि आपके वहां पर क्या स्थिति है। हमारी स्थिति तो हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम हमारी स्थिति के लिए आपके ऊपर ठीक नहीं फोड़ रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारा ये कर दिया वो कर दिया, परंतु आपको सबक लेने की आवश्यकता है। और आपने मानेसर की बात कही भी, हमारे अध्यक्ष जी के बारे में बात कही, तो निश्चित तौर पे कोई परिस्थिति होगी, सीट अगर पायलट खाली होगी तो उसकी जगह नया पायलट बनेगा, इसमें क्या गलत है। हम आपकी तरह अपने अध्यक्षों को शतरंज की बिसात का मोहरा समझ के थोड़ा उपयोग करते हैं। देखिए सतीश पूनिया जी ने बेचारों ने बताइए, आप इतना संघर्ष किया विपक्ष में थे जब, तब आप लोगों ने उनकी क्या दुर्गति करी। किरोड़ीलाल मीणा जी तो बेचारे अलग से जो है मोर्चा खोल के बैठते थे, राजेंद्र राठौड़ जी जो है वो अलग से मोर्चा खोल के बैठते थे। उन बेचारे सतीश पूनिया जी को आप ही के संगठन के द्वारा इतना नीचा दिखाया गया, आखिरी में जो है उनको हटा करके फिर उसके बाद में आपने सीपी जोशी जी को आप अंतिम समय में लेकर के आए। सीपी जोशी जी ने आंदोलन किया, उस समय भी हमने आप लोगों की गुटबाजी देखी, आपके 8 गुट, राठौड़ जी का अलग गुट, राजेंद्र राठौड़ जी का अलग गुट, वसुंधरा जी का अलग गुट, सतीश पूनिया जी का अलग गुट, फलाने नेताजी का अलग गुट, किरोड़ीलाल मीणा जी का अलग गुट, इतने सारे गुट बटे हुए थे आप लोगों के थे। और उसके बाद में जब चुनाव हो गए, सीपी जोशी जी जब चुनाव आपको उस समय जो भी परिस्थितियां बनी, चुनाव जीते आप लोगों तो उनको भी चलता कर दिया, अब आप राजेंद्र राठौड़ जी को ले आए। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको आत्ममंथन कीजिए, विपक्ष में रहे लंबे समय तक, मुझे पता है कि आपकी लोगों की आदत जाते से जाएगी अभी, परंतु अब आप सत्ता में आए हो, केंद्र में आपको 11 साल हो गए, मुझे लगता है कि आपको स्वयं के कार्यों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, एज ए सरकार भी और एज ए पार्टी भी। हम तो विपक्षी पार्टी है, हमारा तो दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है, हम तो आप में भी कमी निकालेंगे, आपके संगठन में भी कमी निकालेंगे, आपकी सरकार में भी कमी निकालेंगे। आप तो अपनी उपलब्धियों में बात कीजिए, आप कहाँ कांग्रेस को लेकर बैठते हैं, बताइए। गौरव जी समय थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं चेतन जी से भी जवाब लेना चाहूंगा। चेतन जी, इनके सवालों का तो आप जवाब देंगे, लेकिन उसके साथ ये भी आपने कहा है कि अभी इलेक्शनों का माहौल है, पंचायती राज चुनाव है, इस वजह से वहां पर दौरे कर रहे हैं, लेकिन आप भी अपने अगर दोनों को गिनने लगेंगे तो जब तक कोई सियासी माहौल या चुनावी माहौल नहीं आता तब तक बीजेपी भी वहां पर नहीं जाती। अब तक कितनी बार गई आप खुद गिन के बता सकते हैं? प्रभात जी, मैं 2-3 बात कहना चाहता हूँ। हमारे मित्र ने अपनी बहुत अच्छी बात कही, हम स्वतंत्र हैं और ईमानदारी से अपनी हार को स्वीकार करने वाली अगर कोई पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। हम कभी भी चुनाव आयोग पर या किसी भी लोकतांत्रिक संस्था पर आरोप लगाने की राजनीति नहीं करते हैं। हम स्वीकार करते हैं हम हारे हैं, महेंद्र जी सिंह मालवीय हमारे हारे हैं, हम कमियां ढूंढते हैं, कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि हम चुनाव क्यों हारे। आरोप की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र ने बहुत अच्छी बात की, सतीश जी पूनिया को भूल गए या उनको भूल गए। जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था 2019 का, उस समय सचिन पायलट जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, अशोक गहलोत जी राजस्थान में कहीं भी नहीं थे। जब रिजल्ट आया, बहुमत नहीं मिला, तो गहलोत साहब ने जो 8, 9, 10 निर्दलीय खड़े किए थे, उन निर्दलियों ने जो कहा था वो हमारे मित्र को पता है, और पायलट साहब बाहर हो गए और गहलोत साहब दिल्ली से आके सीएम बने। तो कम से कम ये बात नहीं कहे तो ठीक रहेगा। तीसरी बात, अब आदिवासी बेल्ट की बात करता हूं मैं। आपने अभी मेरे से प्रश्न पूछा कि आपके नेता कितने दौरे करते हैं। मैंने पहले फर्स्ट मेरे स्टेटमेंट में आपको कहा था, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसका कार्यकर्ता रात और दिन 24/7 सेवा में लगा रहता है। अभी जिस गांव में मैं हूं, 7 तारीख को यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के अंतर्गत कैंप लग रहा है। हर गांव में कैंप लग रहे हैं। उन कैंप में क्या काम हो रहे हैं? किसानों के जमीन के बंटवारे का, रास्ते की समस्या, सरकारी योजनाएं। एक ही छतरी के नीचे सभी अधिकारी बैठेंगे, एसडीएम बैठेगा, तहसीलदार बैठेगा, नायब तहसीलदार बैठेगा, पटवारी बैठेगा, सब बैठेंगे और तुरंत समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभात जी, एक सेकंड। इस तरह की योजनाएं तो प्रशासन शहरों की और प्रशासन गांवों की ओर कांग्रेस सरकार में भी चलती थी। मैं बता रहा हूँ, ये काम हम चुनाव के लिए नहीं कर रहे हैं, ये काम हम कर रहे हैं जनता को राहत प्रदान करने के लिए। संभाग की बात करो आप, तो आप उदयपुर संभाग की जगह और उदयपुर संभाग में, श्याम जी साहब, उदयपुर संभाग में भी लग रहे हैं, पूरे राजस्थान में लग रहे हैं, हर आदिवासियों की बात करो। आदिवासियों के लिए क्या कर रहे हो आप? आदिवासियों की जो जल, जंगल, जमीन, उसके साथ 2 चीजें और जुड़ी है, बेरोजगारी है और वहां पर स्थानीय सुविधाएं हैं। ये भी है उनके मुद्दे जिनको लेकर वहां पर आती है। स्पेसिफिक 1 मिनट का समय दूंगा आपको सर, क्योंकि समय बहुत कम है। हाँ, 1 मिनट का। टीएडी के अंदर जितना काम माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने जितनी योजनाएं टीएडी के लिए लाई है, जितनी अपॉइंटमेंट टीएडी के क्षेत्र में सरकारी पोस्टें जो खाली थी, जो उनका अधिकार है,
जो रिजर्व सीटें उनकी है, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उन युवाओं को रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उन पोस्टों पे सामान्य व्यक्ति नहीं आ सकता। वो पोस्टें केवल आदिवासी भाई बहनों के लिए है। वो तो हमारे उसमें समय सरकार की काम निकली कर हुई है रही है। गिनती की पोस्टें। चलिए, तो हमारे समय की निकली पोस्टें हैं, आप लोग तो उनको रोक करके रख दे रहे हैं। हमारे समय की पोस्टों को जो खाना हमने तैयार किया उसको बांट करके आप से लेना चाह रहे हैं आप लोग। माफी चाहूंगा, आप दोनों को रोकना चाहेंगे क्योंकि समय पूरा हो चुका है। देखिए, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं आदिवासी क्षेत्रों की और उनकी स्थानीय समस्याओं के अलावा सियासत की भी समस्याएं कम नहीं है वहां पर। उनको एक नेता वहां पर ढूंढना वो भी उनके लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई। लेकिन ये बात सही है, दौरे हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मंथन के दौरान जिस तरह की बातें कही जा रही है उन पर एक्शन होना चाहिए। अगर कांग्रेस के स्तर पर हम बात करें तो, और बीजेपी के स्तर पर हम बात करें तो हर जगह की समस्याएं और वहां के जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं। अगर आदिवासियों को लेकर आप वहां पर कोई कैंप लगाने की बात करें तो ये अंत्योदय वाला जो योजना है वो मुझे लगता है उसको और थोड़ा सा स्पेसिफिक करके वहां की समस्याओं को उठाना होगा। लेकिन उन सबसे अलग होकर, इतर होकर ये देखना बहुत जरूरी है कि वहां की समस्याओं को, वहां के मुद्दों को समझने वाला ऐसा कौन सा आदिवासी चेहरा है जो आप साथ लेकर चल सकते हैं और जो आपको जीत दिलाए। और मुझे लगता है इसी कोशिश में बीजेपी आने वाले वक्त में जाएगी और कांग्रेस ने अभी से अपनी कवायद शुरू कर दी है। चलिए, परिणाम में ये भी सामने आ जाएगा कि उनकी कोशिशें कितनी कामयाब हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ खास खबर में जुड़ने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद सभी प्रभात।